हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR इन्फो। और 23 अगस्त 2023 जब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग किया, विक्रम के अंदर खामोशी से 6 पहियों वाली एक गाड़ी प्रज्ञान रोवर बैठा हुआ था, इस इंतजार में कि लैंडिंग के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स लैंडर के चारों ओर घूम रहा है वो शांत होकर बैठ जाए। जब थ्रस्टर्स के कारण उड़ी हुई मून डस्ट दोबारा सरफेस पर सेटल हो गया और करीब 4 घंटे बाद वो समय आ गया जब प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकला। विक्रम लैंडर इस ऐतिहासिक घटना को अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, जो आज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आज अभी इस वक्त भी ये रोवर चांद के जमीन पर अपने मिशन पर लगा हुआ है। इस रोवर में एक कैमरा भी मौजूद है। इस कैमरे का इस्तेमाल करके रोवर ने बेहद खूबसूरत तस्वीर भेजी। यहाँ पर हम देख सकते हैं विक्रम लैंडर को, जो कितनी बहादुरी से अपने पैर जमाए हुए है। वहीं इसके 2 इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम साफ साफ देख सकते हैं, चास्टी और इल्सा। इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। इस रोवर ने कल यानी कि 29 अगस्त को ऐसे ही एक हैरतअंगेज जानकारी दिया चांद में ऑक्सीजन होने की। प्रज्ञान रोवर में LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगा हुआ है। ये डिवाइस हाई एनर्जी लेजर पल्सेस को चांद के मिट्टी पर फोकस किया, जिससे वहां के एटम्स हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच गया। इन एटम्स की स्टडी करके LIBS इंस्ट्रूमेंट ये पता लगाने में सफल हो गया कि चांद की मिट्टी में कौन कौन से तत्व मौजूद है। इसरो ने कहा कि प्रज्ञान रोवर ने 9 एलिमेंट्स को खोज निकाला है, जिसमें से सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। जी हाँ, सही सुना आपने, चांद में ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन ये ऑक्सीजन इतनी मात्रा में नहीं है कि वहां सांस ली जा सके। बेसिकली चांद के इस ऑक्सीजन की मदद से इसे प्यूरिफाई करके फ्यूचर में अगर इंसान चांद पर जाते हैं तो सांस लेने में इसका उपयोग किया जा सकता है। धरती से ऑक्सीजन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा चांद पर इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत है पानी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। लेकिन अभी तक चांद के साउथ पोल पर प्रज्ञान रोवर को हाइड्रोजन नहीं मिला है। ये रोवर अभी भी इस वक्त चांद के सतह पर काम कर रहा है, हाइड्रोजन की तलाश कर रहा है। रोवर की ये तस्वीर देखिए। लैंडिंग लोकेशन से ये अपने मिशन पर काम करते करते 4 मीटर की दूरी पर गया। 23 अगस्त के इस ऐतिहासिक दिन को नेशनल स्पेस डे के नाम से जाना जाएगा। वहीं जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 2 जिस स्थान पर क्रैश हुआ था, उस एरिया को तिरंगा कहा जाएगा। अभी तो प्रज्ञान रोवर बहुत से ऐसे खोज करने वाला है जो चांद के वातावरण को समझने में हमारी मदद करेगा। इस लैंडर और रोवर के अलावा भी चांद के चारों ओर प्रोपल्सल मॉड्यूल घूम रहा है। इस मॉड्यूल में सेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये एक लौता ऐसा पेलोड है जो चांद नहीं बल्कि पृथ्वी की स्टडी करेगा। अब यहाँ पर दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई धरती का ऑब्जर्वेशन लेना था तो धरती में ही कर लेते, चांद पर ले जाने की क्या जरूरत, 4 लाख किलोमीटर दूर ले जाने की क्या जरूरत थी। भाई देखो, यहाँ पर इसे जिस मकसद के साथ भेजा गया है उसमें डिस्टेंस जितनी अधिक हो जानकारी उतनी सटीक मिलेगी। ये इंस्ट्रूमेंट दूर से पृथ्वी का स्टडी करके दूसरे ऐसे ग्रहों का पता लगाने में मदद करेगा जो हैबिटेबल प्लैनेट्स है, यानी कि पृथ्वी जैसा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उससे ज्यादा एक्सोप्लैनेट मौजूद है। ये वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर जो तारे हैं उसका चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में ये भी संभावना बनती है कि किसी तारे के इर्द गिर्द कोई ऐसा भी प्लैनेट चक्कर लगा रहा होगा जो हमारी धरती के जैसा होगा। वहां पानी होगा, ऑक्सीजन होगा और वहां भी जीवन पनप रही होगी। अब समस्या यहाँ पर ये हो जाती है कि वो तारे हमसे इतनी दूर है कि उस तारे के इर्द गिर्द घूम रहे प्लैनेट्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि वो एक बंजर प्लैनेट है या फिर पृथ्वी के जैसे ही हैबिटेबल प्लैनेट? किसी दूसरे सौरमंडल के प्लेनेट के बारे में जानने के लिए उस प्लेनेट के स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटा को समझना पड़ता है।
अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो देखो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। चाहे कोई भी लाइट हो, उसमें कई सारे फ्रीक्वेंसी के वेव्स होते हैं। इन सभी तरंगों के समूह को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इन सारे वेव्स में बहुत सी जानकारी छुपी होती है, जहां से वो आ रही है उस जगह के बारे में। लाइट की एक खासियत होती है, जब लाइट किसी पदार्थ से इंटरेक्ट करती है तो लाइट के कुछ वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी के लाइट्स रिफ्लेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड कुछ खास तरह के वेव्स को ही एब्जॉर्ब करता है। अगर दूर किसी ग्रह से कोई लाइट हम तक पहुंचती है और उस लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस लाइट में कुछ वेव्स मिसिंग है और उस तरह के वेव्स को एब्जॉर्ब एक डायमंड ही कर सकता है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो लाइट जिस ग्रह से होकर आई है वो ग्रह डायमंड से बनी हुई है। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे ग्रह भी खोज निकाला है जो वाकई में डायमंड से बना है। वैसे ही पानी कुछ खास तरह के वेव्स को एब्जॉर्ब करता है, पर एक प्लेनेट में सिर्फ पानी या डायमंड ही नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, हमारी धरती की ही बात कर लेते हैं। हमारी धरती समुद्र से घिरा हुआ है, बर्फ की विशाल चट्टानें हैं, घनी आबादी के शहर बसे हुए हैं। धरती का अपना वातावरण है, एयर प्रेशर है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये सभी मिलकर एक प्लेनेट बनता है और ये सभी के सभी सनलाइट के साथ इंटरेक्ट करता है। ऐसे में लाइट के वेव्स में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। हमारी धरती लाइट के किन किन वेव्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और किन किन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इन सभी के लाइट वेव्स को अगर हम स्टडी करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि पृथ्वी जैसी ग्रह से आने वाली लाइट वेव्स किस पैटर्न की होती है। प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगा सेफ डिवाइस कुछ ऐसे ही अर्थ की स्टडी करने वाला है और बाद में इस डाटा का इस्तेमाल किसी और प्लेनेट के साथ मिलाया जाएगा। अगर ये डाटा एक दूसरे से मेल खाता है, इट मीन्स वो प्लेनेट भी अर्थ के जैसा ही होगा। इसी मकसद के कारण ही इसका नाम स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ रखा गया है। इस लैंडर में कुल 4 साइंटिफिक पेलोड्स लगा हुआ है जो चांद के वातावरण, चांद की मिट्टी, कंपन और हीट को ऑब्जर्व करने वाला है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ILSA या कहें इल्सा। पूरा नाम है इंस्ट्रूमेंट लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। नाम सुनकर घबराना नहीं है, आसान भाषा में समझाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, लूनार मतलब चांद से जुड़ा, सीस्मिक एक्टिविटी मीन्स चांद के कंपन से जुड़ा हुआ। सीधे शब्दों में कहें तो चांद के भूकंप का पैटर्न क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट उससे जुड़ी जानकारी देने वाला है। इसके लिए रोवर से एक डब्बा सा बाहर निकलेगा जिसमें सेंसर्स वगैरह लगा हुआ है और एक केबल से ये लैंडर से कनेक्टेड रहेगा। ये सेंसर मून के सेस्मिक एक्टिविटी को मेजर करेगा। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है रंभा LP। जैसा कि हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन चांद पर प्लाज्मा मौजूद है। अब ये प्लाज्मा क्या है? हमने स्कूल में पढ़ा था पदार्थ के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को गर्म करने पर वो लिक्विड में बदल जाता है और लिक्विड को गर्म करने पर गैस में बदल जाता है। लेकिन पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है। अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा टेम्परेचर में गर्म किया जाए तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकलकर अलग हो जाते हैं और इस तरह से वो मटेरियल चार्ज हो जाता है। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जिन एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकला उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन्हें हम आयंस कहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो जब पदार्थ को बहुत ही हाई टेम्परेचर में पहुंचाया जाता है तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होता है। इसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं और यही प्लाज्मा पदार्थ का चौथा रूप है, यानी कि 4th स्टेट ऑफ मैटर। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सूरज का टेम्परेचर बहुत ही अधिक है और यहाँ पर प्लाज्मा भरा पड़ा है। सूरज हर दिशाओं में प्लाज्मा का बौछार करता है। इस प्लाज्मा से बचने के लिए पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इसके अलावा पृथ्वी का वायुमंडल भी है जो इन प्लाज्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे डायरेक्टली धरती पर नहीं आने देता, लेकिन चांद के पास ऐसा कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। यही वजह है कि मून के सरफेस में लगातार सूरज से आ रही प्लाज्मा की बौछार होती है। हाई एनर्जी रेडिएशन चांद की सतह से टकराती है, जिसकी वजह से चांद की सतह भी चार्ज हो जाती है और इस तरह से चांद के चारों ओर आयनोस्फेयर बन जाता है। और इस आयनोस्फेयर को स्टडी करने के लिए
रंभा इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया गया है विक्रम लैंडर पर। इसका पूरा नाम है रेडियो एटॉमी ऑफ मून बॉन्ड हाइपर सेंसिटिविटी आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये बेसिकली एक डंडे के शेप का है जिसके अगले सिरे पर एक गोला लगा हुआ है। ये खुलकर आगे की ओर फैल जाता है और इन्वायरमेंट को सेंस करने लगता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है चास्ट-T। ये इंस्ट्रूमेंट चांद के सतह पर गर्मी से रिलेटेड स्टडी करेगा। इसका पूरा नाम है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। जैसे हम बुखार नापने के लिए थर्मोमीटर को मुंह के अंदर डालते हैं, वैसे ही विक्रम लैंडर में एक डंडा सा लगा हुआ है। इसके निचले भाग में एक हीटर लगा हुआ है। इस हीटर से चांद की मिट्टी को गर्म किया जाएगा और इसके बाद इसका थर्मल ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि चांद की मिट्टी में हीट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है। इस तरह की जानकारी फ्यूचर मून मिशंस में, खासकर जब चांद में मानव बस्तियां बसाई जाएगी, तब इस तरह की डिटेल्स बहुत काम आने वाली है। टेम्परेचर से चांद की मिट्टी पर पानी की मौजूदगी का पता चलेगा। अगले इंस्ट्रूमेंट का नाम है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। इसे सिंपल भाषा में एक आईना समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर ये आईना शक्ल देखने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि धरती से खास तरह के लेजर पल्सेस को चांद पर छोड़ा जाएगा। ये पल्सेस रिफ्लेक्टोमीटर से रिफ्लेक्ट होकर उसी दिशा पर वापस आएगी। इस लाइट के आने और जाने में लगे समय को कैलकुलेट करके ये पता लगाया जाएगा कि चांद और पृथ्वी का एक्यूरेट डिस्टेंस कितना है। हालांकि चांद धरती के चारों ओर घूमता रहता है, जिससे चांद और धरती का डिस्टेंस हमेशा बदलता रहता है। लेकिन इस डिवाइस की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कल रात के 10 बजे या 10 दिन बाद भी शाम के 4 बजे धरती और चांद की दूरी कितनी होगी। ये एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करेगा। इसके अलावा रोवर में एक और इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है जिसका नाम है APXS, यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पर इस फोटो में हम देख सकते हैं ये 6 गोल चीज जो हम देख रहे हैं, इसे क्यूरियम 244 से बनाया गया है। ये बहुत ही रेयर एलिमेंट है। इस छोटे से टुकड़े को रसिया से मंगाया गया था, जिसमें कई सालों का वक्त लग गया। क्यूरियम की खासियत ये है कि ये अल्फा पार्टिकल और एक्स रे छोड़ता है। इस डिवाइस में 6 क्यूरियम रेडियो एक्टिव सोर्सेस लगा हुआ है और बीच में है डिटेक्टर। इसका फंक्शन बिल्कुल सिंपल है। ये डिवाइस रेडियो एक्टिव रेज को चांद के सरफेस पर छोड़ेगा, जो चांद की मिट्टी में मौजूद रसायनों से इंटरेक्ट करेगा, और इसके बीच में लगा हुआ ये डिटेक्टर इन रसायनों का अध्ययन करेगा और इससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पर किस किस तरह के केमिकल एलिमेंट्स मौजूद है, यानी कि रासायनिक तत्व मौजूद है। इन एलिमेंट्स को खोजा जाना बहुत ही जरूरी है फ्यूचर मून मिशंस के लिए, क्योंकि जब हम इंसानों को चांद पर भेजेंगे तो अंतरिक्ष यात्रियों को डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि चांद पर जाने के बाद किसी तरह से अगर ऑक्सीजन लीक हो गई तो दोबारा से धरती से ऑक्सीजन भेजने की जरूरत पड़े। चांद के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके खुद अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए हमें चांद के बारे में छोटी सी छोटी डिटेल्स को भी समझना पड़ेगा। आगे चलकर अगर हम मानव बस्तियां बसाएंगे तो क्या हम धरती से ईंट लेकर जाएंगे? वेल नहीं, हमें चांद में कंस्ट्रक्शंस के लिए चांद के रिसोर्सेस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसीलिए मून मिशन बहुत जरूरी है। इस रोवर को पावर इसमें लगे सोलर प्लेट से मिलती है। ये रोवर जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेगा वो अपना डाटा सबसे पहले लैंडर को भेजेगा। इसके बाद लैंडर वो डाटा ऑर्बिटर को भेजेगा जो चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये ऑर्बिटर आगे इसरो तक डाटा ट्रांसफर कर देगा। ऐसा बस इसलिए क्योंकि रोवर का पावर बहुत ही कम है और अगर ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहे धरती पर तो इसके लिए अधिक पावर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। चांद में एक दिन धरती के 14 दिनों का होता है, यानी कि 14 दिनों तक इस रोवर को धूप मिलती रहेगी और इसके अंदर लगा बैटरी चार्ज होता रहेगा। इस रोवर को अपने सारे मिशन इन्हीं 14 दिनों के अंदर ही समाप्त करनी है, क्योंकि इसके बाद उस लोकेशन में सूर्य की रोशनी मिलना बंद हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।